Hello students, welcome back to the online studies of your English medium. In today's session, you are going to learn about your subject Social Science of Standard 7th and chapter number is 12, that is North and South America and Europe. This is the session 1 of this chapter. Let's start with an North and South America part. Srushti has sent the album of pictures of continent of North America from New York. अब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका से सृष्टि ने भेजे हैं, दैट यू हैव टू सी कि ये जो प्लेसेस है वो कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें यहाँ पे आगे आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्राउंड कोलोराडो और रॉकी चेन ऑफ माउंटेन्स, जैसे एक के पीछे एक ऐसा ये माउंटेन्स. सो दिस आर काउंटेड एंड दिस आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिका. दिस कॉन्टिनेंट is spread over 2.44 lakh square kilometer, that is covering almost 16% of the land area of the world. That is जो यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सॉरी, तो इसका जो टोटल लैंड है वो कितना है, 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो ऑलमोस्ट पूरे लैंड का 16% कवर अप करता है. अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर 100% टोटल लैंड है तो उसमें से 16% लैंड सिर्फ यूएसए के पास. द नेटिव ऑफ दिस लैंड आर नोन एज रेड इंडियंस, और यहाँ के जो नेटिव है उनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है. माइट बी यू हैव सीन इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट इज इन 6th, दैट इज वास्को डी गामा, व्हेन ही हैज finded the sea route, he has taken a halt, and that is the reason why they are known as red Indians. I hope you remember. Okay, the new culture of America has developed because of external attack and their impact. और अभी जो अमेरिका है जिसमें जो भी situations है वो बाहर जो outer changes है उसके वजह से ही हो रहा है. North America extends from Arctic Ocean in the north to Panama in the south. अब अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है. तो जो नॉर्थ पार्ट है अमेरिका का, दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्कटिक ओशियन, ये ओशियन से लेके जो पनामा है इन साउथ, वहां तक इसका एक्सटेंड है. नॉर्थ पोल पासेस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ कनाडा, और जो नॉर्थ पोल आएगा वो कहां से पास करता है, कनाडा के नॉर्थ से. इन द सेम वे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू सेंट्रल मैक्सिको, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो सेंट्रल है, मतलब सिंगल जो सेंट्रल में लाइन आती है, इमेजिनरी लाइन, वो कहां पे आती है, इन द सेंट्रल ऑफ मैक्सिको से वो चीज पास, वो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. The North American continent is 9,650 km long and its width from North Canada is 6,033 km. अब ये इसका कुछ डिस्टेंस दिया है कि जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिकन, ये 9,654 किलोमीटर लंबा है विड्थ में, सॉरी इसका कॉन्टिनेंट का टोटल इतना किलोमीटर है लॉन्ग, और इसका विड्थ कितना है, it is 6,033 kilometer. This might be hard for you to learn, but आप एक जगह इसको properly लिखो और ये आपको लर्न करने में फिर इजी होगा. Which when tapering towards the south reduces to 482 किलोमीटर, और जैसे ही ये धीरे धीरे साउथ के अंदर जाता है तो धीरे धीरे इसका जो किलोमीटर है वो और कम होते जाता है. दैट मीन्स ऐसा वी शेप. ओके, एज नॉर्थ अमेरिका इज वाइडर देन साउथ अमेरिका, देयर आर 4 स्टैंडर्ड टाइम जोन इन यूएसए. और यहाँ पे आप देखोगे ये जो एरिया है अमेरिका का, दैट इज साउथ, तो नॉर्थ, तो ये चीज ज्यादा वाइडर है साउथ अमेरिका से,
ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसी रीजन की वजह से वहां पे 4 स्टैंडर्ड टाइम जोन का यूज होता है। जैसे इंडिया में तो एक ही है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, लेकिन यूएसए में 4 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, उसके हिसाब से वहां का टाइम सेट होता है। The northern half of North America is sparsely populated and covered mostly by Canada, except for the northwestern portion which is occupied by Alaska. अब इसके अंदर जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उसका हाफ जो एरिया है वो बहुत ही कम पॉपुलेटेड है, बिकॉज क्योंकि धीरे धीरे अभी क्या है, जो कनाडा है वो उसको कवर अप कर रहा है, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि वो चीज किसने ऑक्यूपाई की है, अलास्का ने। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए एंड इंक्लूड द इनमेरियस आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट, और इसी साइड पे एक ह्यूज नंबर ऑफ आइलैंड भी आपको मिलेंगे। सिंस दिस एरियाज आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो, एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल देयर। और ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो मोस्ट ऑफ किससे ढका रहता है, इट इज कवर्ड विथ स्नो, और जहां पे स्नो होती है एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। और ये चीज भी है, विदाउट एग्रीकल्चर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज हमें खाना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर ही वहां पे पॉसिबल नहीं है तो वहां का पॉपुलेशन बढ़ नहीं सकता। When the last ice age ended about 4,000 years ago, the glaciers melted and formed North America's 5 Great Lakes. अब एक ऐसा माना जाता है कि पहले बहुत सारे जैसे माउंटेन्स थे तो वैसे आइस के माउंटेन्स होते थे, बट नाउ धीरे धीरे ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके वजह से जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो जो ये एरिया था, दैट इज आइस एज, जो वहां पे माउंटेन टाइप था, वो धीरे धीरे ग्लेशियर्स हो गए, और अब वो धीरे धीरे दैट इज ऑल्सो गेटिंग मच लोअर। और ये जो ग्लेशियर्स बने उसके वजह से नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स भी बने हैं। ये ग्लेशियर से जो पानी बना है पिघलने के बाद, उसी से 5 बड़े लेक्स बने हैं। वो कौन से हैं? लेक सुपीरियर, मिचिगन, यूरोन, एरी एंड ओंटारियो मेक अप द ग्रेट लेक्स सिस्टम। और ये 5 ऐसे बड़े लेक्स है जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। द ग्रेट लेक्स कंटेन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश सरफेस वाटर, मेकिंग देम द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट और एक और अच्छी चीज है जनरल नॉलेज की, कि ये जो 5 लेक है, जब इसको हम टोटल करते हैं तो वर्ल्ड के जो फ्रेश वाटर है उसमें 1/5 पार्ट वो किसका आ जाता है, ये 5 लेक में ही वो 1/5 पार्ट जो फ्रेश वाटर है वो उसमें ऑक्यूपाई करते हैं। और इसी की वजह से इसे लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर अर्थ के अंदर माना जाता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका में। द ग्रेट प्लेन्स लाई इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और जो प्लेन है, ग्रेट प्लेन, वो कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर वो चीज प्रेजेंट है। द रिवर्स लाइक द डिसिपी, मिसोरी एंड मैकिंजी डिपोजिट रिच एल्यूमिनियम ऑन इट्स बैंक, thus creating vast fertile known as the prairies। अब इसके अंदर वापस एक चीज यहाँ पे बताई है कि जो ग्रेट प्लेन्स है, प्लेन्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे एल्यूमिनियम या फिर ऐसी चीजें जिससे एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो, वो चीजें वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेम चीज नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है, और इसके वजह से वहां का जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। Agriculture is the prime occupation of this region. Wheat is grown in plenty in this region and it is popular for huge production of wheat all over the world। और जहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हम इजीली कर सकते हैं, और साल में कंटिन्यूसली वहाँ पे वी कैन डू एग्रीकल्चर। दैट इज द मेन रीजन। अगर वहाँ का लैंड फर्टाइल होता है देन। अब यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका का जो लैंड है वो फर्टाइल है, तो द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, और वहाँ लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम सब वहाँ पे
एग्रीकल्चर करते हैं, और जो वीट है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगती है, मतलब ग्रो होती है, और उसका एक ह्यूज उसका प्रोडक्शन है अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो भी। टू चेन्स ऑफ माउंटेन रेंज राइज टू ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और वहां पे माउंटेन जो है वो रेंज भी वहां से ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ईस्ट और वेस्ट में जो माउंटेन है वो बहुत बड़े बड़े रेंज में वहां पे अवेलेबल है। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दिस माउंटेन आर द रॉकीज, नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट रेंज इन द वेस्ट। अब ये जो रेंज है माउंटेन रेंज, उसमें सबसे फेमस कौन सा माउंटेन है? रॉकी माउंटेन एंड द कंसिडरेबल ओल्डर अपाल्चियन माउंटेन्स टू द ईस्ट। ये रॉकी जो माउंटेन है वो वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका के, और अपाल्चियन जो माउंटेन है वो ईस्ट में आता है। द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज माउंटेन मैकिनली इन द अल्स्टे रेंज, और जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वो कहाँ पे है? माउंट मैकलिन उसका नाम है, और वो एल्स्टे रेंज के अंदर आता है। दिस इज द होम ऑफ Eskimos who live in special type of houses known as igloo. The wildlife of North America is diverse and includes animals such as reindeer, seal, walrus, white deer and etc. और इसमें एक चीज और भी मानी जाती है कि ऐसे माउंटेन रेंज जो आइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ के जो एनिमल्स है वो भी सबसे डिफरेंट होते हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एनिमल वहां पे देखा जाता है जो कहाँ रहता है? इग्लू के अंदर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेरिका। वेदर varies dramatically across the North American landscape. Climates range from Arctic cold to equatorial heat. अब यहाँ पे क्या बताया है कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही वास्ट एरिया में जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जैसे 4 क्लाइमेट है, ठीक है, अब वही चीज वहां पे देखे तो वहां पे कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में जो क्लाइमेट है वो वास्ट एरिया में चेंजेस है। जैसे एक तरफ आर्कटिक कोल्ड है, ठीक है, अब वही अगर हम इक्वेटर के साइड जाए तो वहां पे हीट और ज्यादा बढ़ती जाती है। परसेप्शन एंड टेम्परेचर लेवल्स मॉड्यूलेट ड्रामेटिकली डिपेंड ऑन लोकेशन, और जो लोकेशन है उसके ऊपर से वहां का टेम्परेचर डिपेंड करता है। ऑब्वियस ही चीज है, अगर कोई कोल्ड एरिया के आसपास का जो एरिया है वहां का टेम्परेचर कम होगा, दैट इज माइनस के आसपास होगा, और जो इक्वेटर के पास है वहां का टेम्परेचर हाई होगा। इन मैनी एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, और नॉर्थ अमेरिका का ज्यादातर एरिया बहुत ही कोल्ड और ड्राई है। क्यों? क्योंकि वहां का जो रीजन है वो कोल्ड ज्यादा है। दिस इज नोन एज द टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट विच स्पैन फ्रॉम मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड टू द माउंटेन ऑफ अलास्का टू नॉर्थर्न कनाडा। और ये इसमें बताया है कि ऐसे क्लाइमेट को टुंड्रा टाइप बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है, ये कहाँ तक फैला हुआ है? माउंटेन ऑफ अलास्का से नॉर्थर्न कनाडा तक ये चीज फैली हुई है। सेंट्रल अमेरिकन एंड साउथर्न मैक्सिकन हैज अ ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और जो सेंट्रल अमेरिका है, हम अभी देख रहे थे नॉर्थ अमेरिका, अब अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल अमेरिका है वो और जो साउथर्न मैक्सिको है, ये दोनों चीज ट्रॉपिकल के पास आते हैं, इसीलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड है। While the coastal area experience heavy rainfall and moderate climate, और वहीं पे अगर दूसरी चीज देखें तो जो कोस्टल एरिया है वहां पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, और वहां का जो क्लाइमेट है वो भी मॉडरेट है, मतलब ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। अब यहाँ पे हमने तीनों चीज देख ली, कोल्ड रीजन भी देख लिया, हॉट भी देख लिया, और यहाँ पे हमने मॉडरेट भी देख लिए। ये क्लाइमेट है। Severe weather in the form of thunderstorm in a normal spring and summer occurrence across North America, और नॉर्थ अमेरिका में बहुत बार वहाँ पे वेदर जो है वो थंडरस्टॉर्म भी आता है। दैट मीन्स वहाँ पे
क्या बोलते हैं, बारिश के साथ बिजली भी बहुत ज्यादा वहां पे पड़ती है। डिवास्टिंग टॉर्नेडोज आर ऑल्सो कॉमन इन स्प्रिंग एंड समर मंथ, और वहां पे जो टॉर्नेडो है वो भी बहुत कॉमन है स्प्रिंग और समर मंथ के अंदर, स्पेशली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएस, और यूनाइटेड स्टेट के जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे ये ज्यादा होता है। डेडली टॉर्नेडो डिवास्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी टाइम अ टॉर्नेडो स्ट्राइक द यूएसए, और जब भी यूएसए के अंदर अगर टॉर्नेडो आता है तो वो डायरेक्ट लोगों को इफेक्ट करता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे भी वो इफेक्ट करता है। The Great Plains of North America are also home to rich deposit of iron, coal, mineral oil, natural gas, copper, gold, silver, etc. In fact, USA ranked first in mineral deposits in the world. अब अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है, दैट इज हमारे क्लाइमेट ने हमें कुछ दिया है, प्लेन्स दिया है, दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका को, तो उसके साथ साथ उसने और भी बहुत सारी चीजें दी है, और वो क्या क्या है, रिच डिपॉजिट, मतलब बहुत सारे एक हाई वैल्यू के अंदर वो प्लेन्स के अंदर आयरन है, कोल है, नेचुरल गैस है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये चीजें भी उसके अंदर अवेलेबल होती है। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट हमें वहां पे जाके सर्च करना है और हमें वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन हमें वो चीज वहां पे मिल जाएगी। और एक्चुअल में देखे जाए तो यूएसए सबसे फर्स्ट रैंक में आता है अगर हम मिनरल डिपॉजिट की बात करें अगर पूरे वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कैनेडा। North America is the largest continent in the northern hemisphere and Canada occupies a major northern portion of North America. अब हमने सिर्फ अभी तक नॉर्थ अमेरिका की बात की थी। Now Canada is also a part of that. तो हमने ये चीज देखी है कि कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका जो है उसका लार्जेस्ट पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब उसके साथ में उसके अंदर कनाडा ने भी क्या किया है, बहुत ही मेजर पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका है उसको ऑक्यूपाई किया है, शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो अपना जो बॉर्डर है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास में ही आता है। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा वाइल मोंट्रियल, टोरंटो, विनिपेग एंड हैमिल्टन आर इट्स मेजर सिटीज। ये कुछ सिटीज के नाम दिए हैं और उसका कैपिटल। आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा, और कनाडा का जो नेशनल गेम है वो कौन सा है, आइस हॉकी, और इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी। Much of the Canada is covered by ice and experience severe weather conditions. Canada has the longest coastal line in the world and enjoys moderate to high temperatures throughout the year. अब कनाडा के अंदर जो क्लाइमेट है वो ठंडा ही होता है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम टाइम वहां पे आइसी होती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर जो है वो कोल्ड ही होता है। Canada has multiple ecosystem ranging from lush forest of British Columbia, the prairies of western Canada to the tundra of northern Canada. अब इसके अंदर दिया है कि यहाँ पे मल्टीपल इकोसिस्टम है, दैट मीन्स कनाडा के भी अगर हम डिफरेंट पार्ट में जाए, अगर मैक्सिमम में आइस है तो दूसरी तरफ फॉरेस्ट भी है, तो ऐसा जो इकोसिस्टम है दैट मीन्स जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं वो भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। With a large land mass and small population density, the wildland of Canada provide important habitat for many animals such as the bear, white wolf, deer, and etc. Canada's rivers are famous for their Atlantic salmon on the east coast and Pacific salmon on the west coast. अब ये पैराग्राफ में जो कनाडा के वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बताया है कि जो लैंड है वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी अच्छा है जो आइस से नहीं कवर करता है, तो वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी बहुत अच्छी एंड बहुत ह्यूज रेंज में उनके लिए वहां पे घर है, और जो वहां की रिवर है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है जो ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट के अंदर आती है। Canada's many freshwater lakes and streams are home to many varieties of fish. अब जहाँ पे पानी आता है वहां पे मैराइन एनिमल्स तो आने ही है, तो ये साइड भी कनाडा में भी जो पानी है उसका लेवल हाई है,
इसीलिए वहां पे फिश की जो वेराइटी है वो बहुत ज्यादा देखने मिलती है. देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉमर्शियल फिशरी ऑफ मैनी सॉल्ट वाटर स्पाइसेस. और वहां पे अगर फिश हुआ तो लोग वहां पे फिशरी करने जाएंगे और वहां पे इंडस्ट्रीज भी है बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो मराइन लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है. Canada is the world's largest manufacturer of asbestos. It is also the world's leading producer of nickel and platinum. और कनाडा के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है किस चीज के है वो एस्बेस्टोस के है और वो ज्यादा मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है ये दो चीज के भी निकल और प्लेटिनम. ये चीजें हम ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर ये चीजें हमें काम आती हैं. USA, a federal state, has achieved prosperity in the field of agriculture, trade and industry. Its physiography being extensive and varied. The USA has the Rockies and the Appalachian mountain ranges to the western and eastern direction respectively. अब ये डायरेक्ट यूएसए के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है वही चीज इसके अंदर बताई है कि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे माउंटेन रेंज है और जो फिजिकल व्यू है इसका वो बहुत ही अच्छा है. 5 ग्रेट लेक्स हैव कंट्रीब्यूटेड. और यही वापस इसमें अंदर बताया है कि भाई जो लेक्स है ये 5 ग्रेट लेक है, जो रिवर्स है वो कैसे कैसे है यूएसए के अंदर, उसके वजह से जो प्रॉस्पेरिटी है यूएसए की वो बहुत ही अच्छी तरह से मनाई जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी है. The mineral deposit of iron, coal and mineral oil has assisted in the development of industry. अब हमने जब देखा था कि हमारे पास that is नॉर्थ अमेरिका के पास जो लैंड है प्लेन है वो बहुत ही हाई लेवल पे, दैट मीन्स बहुत ही वास्ट एरिया में, तो वहां पे जो डिपॉजिट्स है मिनरल के वो भी ज्यादा होंगे. अब वो ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए इंडस्ट्रीज भी वहां पे होगी. The USA leads the world in the development of transportation, especially roadways. अब हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है. अब एक स्कूल का एग्जांपल ले लो. अगर रिजल्ट आता है, ठीक है, तो रिजल्ट के पहले एग्जाम लेना जरूरी है. एग्जाम अगर लेना है, हमें टीचर्स को कंडक्ट करना है तो आपका एग्जाम देना जरूरी है. अगर आपको एग्जाम देना है देन फर्स्ट यू हैव टू लर्न. तो ये पूरा क्या है, चेन है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सेम चीज यहीं पे है. अगर मिनरल्स है तो उनको निकालने के लिए इंडस्ट्रीज होगी. अगर इंडस्ट्रीज है तो अगर हमें वो चीज एक जगह से दूसरी जगह लेनी है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन विदाउट रोड तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ये जो यूएसए में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है. Super highway and freeways, that is express highway without any intersection or toll booths facilitate the majority of passengers travel along with other means of transportation. और यहाँ के जो roads है वो super highway भी है and without tolls भी यहाँ पे highway present है, जिससे क्या होगा कि easily जो transportation है वो fastly होता जाएगा. These are considered to the benchmark of progress and development of this great nation. और इसे हम क्या काउंट कर सकते हैं, बहुत ही एक प्रोग्रेसेबल कंट्री, एक कॉन्टिनेंट हम गिन सकते हैं. और एवरी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो भी इस तरह से होना चाहिए. So this was the end of first session. We will meet soon in the next session. Till that, stay home, stay safe and do your homework.